बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ का मसला रहेगा, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन इतनी अहम है कि आपने वॉइस की तरफ नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना है। मैंने इन दो पेपर्स के ऊपर 23 सवालात सिर्फ विज़िट वीज़ा से मुताल्लिक़ यहाँ पे लिखे हैं, जो आम तौर पे लोग मुझसे पूछते हैं, जो इस वक्त पूछ रहे हैं या जो इस वक्त की ज़रूरत है। वो सवालात के जवाबात मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में दे दूँगा। याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में कोई भी इंफॉर्मेशन हतमी नहीं होती। आज के दिन हो सकता है सूरत हाल कुछ और हो, कल के दिन की कुछ और हो सकती है। इसलिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, डेली चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फैमिली विजिट वीज़ा वाले जो हैं अपॉइंटमेंट के बगैर जा रहे थे, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, जाते थे, डायरेक्ट लॉन्च का पैकेज मिलता था, टोकन मिलता था, अंदर चले गए। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट के बगैर अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। अगर कोई बंदा कहे कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था बगैर अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं, लेकिन मैं तो गया हूँ तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो भाई इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपका कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवालात जो कुछ सवालात हैं मेरे लिए तो खैर इतने अहम नहीं है, क्योंकि बार बार मैं वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ, या वो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो अहम भी होते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम तरतीब वाइज आएंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन के हवाले से, वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से हैं, फिर अप्रूवल के हवाले से हैं, फिर स्टैंपिंग के हवाले से हैं, फिर तजदीद के हवाले से हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें इंशाल्लाह कवर की हुई हैं मैंने। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो लोगों को मसला आता है कि भाई पुरानी वेबसाइट पर अप्लाई करें या नई वेबसाइट पर अप्लाई करें, दोनों वेबसाइट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट सऊदी अरब के मंजूर शुदा वेबसाइट्स हैं, मुफा की, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पुरानी वेबसाइट पे अप्लाई करें। एक तो ये है कि वो नॉर्मल चल रही है, और दूसरा ये है कि वो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, और तीसरा ये कि जो नई वेबसाइट है वो अक्सर अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोग्रेस, अंडर मेंटेनेंस, इस तरह के काम वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इसलिए अब पुरानी वेबसाइट जब चल रही है तो उसी पे आप अप्लाई करें। दूसरा आ जाता है कि जो वीज़ा इशू नहीं होता 365 डेज़ का या 90 डेज़ का, ये वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज कर दिया है। आपका वीज़ा अब फैमिली विज़िट वीज़ा निकला करेगा। उसमें ना 90 डेज़ लिखा होगा, ना 365 डेज़ लिखा होगा, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा। और उसी वीज़ा के ऊपर नीचे एक नोट लिखा होता है कि भाई ये वीज़ा आपके मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी स्टैम्प करेगी। उनकी मर्ज़ी है कि वो कितने अरसे का स्टैम्प करें, मल्टीपल करें, सिंगल करें, 90 डेज़ करें, 365 डेज़ करें, जितना भी करें ये उनकी मर्ज़ी पे है। इसलिए आप सिलेक्शन नहीं कर सकते वीज़ा अप्लाई करते हुए कि आपने 365 अप्लाई करना है या 90, आपने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मसला जो आ रहा है वो अप्रूवल का आ रहा है कि भाई अप्रूवल जो है वो नहीं आ रही। तो अप्रूवल के लिए सिर्फ आपको मसला नहीं आ रहा, वो मुझको भी मसला आ रहा है। मुझे ज़्यादा मैंने अप्लाई किए हुए हैं, तो मेरे ज़्यादा वो पेंडिंग में चले गए हैं। तो अप्रूवल का मसला सऊदी अरेबिया के अंदर तकरीबन 95% लोगों को मसला आ रहा है। कोई 5% है जिनकी जल्दी अप्रूवल आ जाती है, अदरवाइज़ 95% लोगों को यही मसला आ रहा है कि अप्रूवल लेट हो रही है। अब अप्रूवल लेट क्यों हो रही है ये सऊदी गवर्नमेंट को पता है, या आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा तो हम भी आपको बता देंगे। लेकिन अप्रूवल का जो मेन चीज़ मुझे जो समझ आ रही है कि शायद सऊदी गवर्नमेंट ने ख़ुद ही सिस्टम को स्लो किया हुआ है, कि क्योंकि एकदम से रश बढ़ता है हर तरफ, और अभी हाजी जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इसी तरह उम्रा ज़ायरीन नए जो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से रश बढ़ने का ख़दशा होता है। तो शायद इसी वजह से इसको स्लो किया गया है। बहरहाल अप्रूवल आ रही है, लेकिन लेट आ रही है। अप्रूवल इंशाल्लाह आपकी आएगी। हाँ, अगर किसी बंदे को 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो जाता है और अप्रूवल नहीं आती, फिर दोबारा अप्लाई करें और दोबारा उसको चैम्बर करवा दें। उसके बाद सवाल आ जाते हैं उम्रा वीज़ा के हवाले से। लोग बार बार पूछते हैं कि भाई हमें उम्रा वीज़ा चाहिए, तो भाई मैं उम्रा वीज़ा नहीं दे रहा इस वक्त तक। उसकी वजह यह है कि उम्रा वीज़ा के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इसलिए मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा। उम्रा वीज़ा लोग दे रहे हैं, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आपको भी कोई एजेंट उम्रा वीज़ा दे रहा है, और ये एक चीज़ मैं बता दूँ कि मक्का और मदीना के अंदर ज़्यादा सख्ती है उम्रा वीज़ा वालों पर, कि वो अपने होटल में रहें, अपनी जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें, अपने ग्रुप के साथ रहें। लेकिन मक्का और मदीना के अलावा जो शहर हैं, अगर आपने कहीं किसी और शहर में रहना है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उम्रा वीज़ा ले सकते हैं किसी भी एजेंट से जो उम्रा वीज़ा आपको देगा। तो
बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मशवरा दे देंगे क्या करना चाहिए। तो भाई उम्रा वीज़ा जो है वो बेशक आसान है, सस्ता भी है। सस्ता इतना नहीं है, खैर आजकल तो इसकी मसाइल की वजह से इसका रेट बढ़ा हुआ है, एजेंट्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि या तो सूरत हाल नॉर्मल होने दें, वो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उम्रा वीज़ा पे आप फैमिली को बुलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, कफ़ील का चैम्बर रजिस्टर्ड नहीं है या कंपनी हमें चैम्बर करके नहीं दे रही। दो किस्म के मसले हैं, एक तो कंपनी कफ़ील तावन नहीं करते, और जो फ़र्दी मुसस्से हैं, अक्सर जो छोटे कफ़ीलों के छोटे मुसस्से होते हैं उनका जो चैम्बर है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, गुरफ़त जारिया रजिस्टर्ड नहीं होता। तो चाहे उनका गुरफ़त जारिया रजिस्टर्ड है या नहीं है, फिर भी उस मसले का हल है। इस वीडियो के अंदर मैं लगा दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसका हल क्या है मैं आपको बता दूंगा। और कंपनी कफ़ील अगर कोऑपरेट नहीं करते तो उसका तो हाल नहीं है कि कंपनी कफ़ील को मैं मनवा लूँ, लेकिन मुतबादिल हाल ज़रूर है। उसके बाद आ जाते हैं जी, बेहतर ऑप्शन क्या है, फैमिली विज़िट वीज़ा या उम्रा विज़िट वीज़ा। तो मैं पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा उम्रा का मुकाबला नहीं कर सकता उम्रा वीज़ा का। उम्रा वीज़ा में आपके कुछ माली फ़वाइद हैं या आपके कुछ जिस्मानी फ़वाइद हैं जिनमें आपको मुशक्क़त नहीं करना पड़ती। मसलन आपको फ़िंगरप्रिंट के लिए नहीं जाना पड़ता, आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करने के लिए नहीं जाना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर रहने के लिए अगर आपने फैमिली बुलवानी है तो उम्रा की निस्बत आपका फैमिली विज़िट वीज़ा बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद सवाल 7वां नंबर आ जाता है, ये बिज़नेस, टूरिस्ट और पर्सनल विज़िट वीज़ा की अपडेट दे दें। तो ये वीज़े जो हैं, पर्सनल विज़िट वीज़ा तो खैर बंद है, वो तो नहीं ओपन होने वाला। टूरिस्ट विज़िट और बिज़नेस विज़िट पे लोग काम कर रहे हैं, आज भी लोग दे रहे हैं ये वीज़े, और मैं इस पे काम नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा है कि उम्रा वीज़ा का काम मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि इसमें मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, और ये जो वीज़े हैं बिज़नेस और टूरिस्ट वीज़ा है, इन पर भी मैं काम इसी वजह से नहीं कर रहा। एक तो ये है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जब तक मुझे ख़ुद क्लियर नहीं होगी मैं आपको कैसे मुतमईन कर पाऊँगा, या तो धोखा देना पड़ेगा या गलत बयानी करना पड़ेगी। तो इस वजह से जब मेरा अपना जहन मुतमईन नहीं है तो मैं वो काम नहीं कर रहा। हाँ, मार्केट के अंदर ये काम हो रहा है, अगर आपका जहन कहीं पे मुतमईन होता है तो आप उनसे ये वाले वीज़े ले सकते हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, और ज़ाहिर है डिमांड जब किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो फिर उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी, हाँ, एक अहम पॉइंट की तरफ। मेरी बहुत सारी वीडियोस कॉपी हो रही हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस चोरी हो रही हैं, मेरी बहुत सारे थंबनेल चोरी हो रहे हैं, मेरे बहुत सारे थंबनेल यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो मैं सिर्फ इस चैनल पे हूँ, इस चैनल का मैं ज़िम्मेदार हूँ। बाकी कहीं भी कोई बंदा अगर मेरा वीडियो क्लिप, मेरा ऑडियो क्लिप आपको सेंड करता है, या किसी किस्म का वो आपसे पैसे डिमांड करता है, या किसी किस्म की आपकी फ़ेवर लेने की कोशिश करता है, किसी भी किस्म किसी तरीके से आपको धोखा देने की कोशिश करता है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं कतन नहीं हूँ। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लें, सिर्फ फैमिली विज़िट वीज़ा सर्च करें, और पिछले हफ्ते 10 दिन की वीडियोज़ जो हैं उसको फ़िल्टर करके देख लें। वहाँ पर कितनी जगहों पर मेरी वीडियोज़ को इस्तेमाल किया गया है, मेरे थंबनेल्स को इस्तेमाल किया गया है, और मेरी ऑडियोज़ भी मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मकासद के लिए शेयर करते हैं। तो उन चीज़ों का मैं किसी का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में लगा दूँगा, इस व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, किसी दूसरे का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, एक बहुत अहम सवाल है। मुझे किसी भाई ने कल पूछा कि भाई आप कौन सी मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। मैं आपको आज का ये एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि उस वक्त तकरीबन 700 के करीब मेरे पास सुबह मैसेजेस मौजूद थे, यानी 700 मैसेजेस मेरे पास एक दिन के सुबह के, और अभी इनको रिप्लाई हम कर रहे हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, कुछ कर देंगे इंशाल्लाह रिप्लाई। तो वो 700 मैसेजेस का फिर रिप्लाई आएगा। तो यानी डेली का अगर मैं 700 लोगों को भी रिप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब है कि डेली के मेरे साथ 700 लोग कनेक्टेड हैं, और मेरा सबसे बड़ा सोर्स ये है कि आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके साथ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, आज का आपका एक्सपीरियंस क्या है, कल का आपका एक्सपीरियंस क्या है। जिस तरह कल इंशाल्लाह मेरी कुछ फैमिलीज़ हैं वो लाहौर में भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी अपनी फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से, उनसे हम सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। और जो भी वीज़ा नया निकाल रहा होता है, अप्लाई कर रहा होता है, अक्सर मेरे पास आ जाते हैं, अप्लाई कर दें, अक्सर मुझे कहते हैं स्टैंप करवा दें, अक्सर मुझे कहते हैं अपॉइंटमेंट बुक कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपके भाई के सोर्सेज़ हैं जो मुखलिस लोग हैं, और वो मुखलिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं। ज़ाहिर है उनके यहाँ पे
हम तारफ़ नहीं करवा सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगहों पे अच्छे लोग हैं जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा आप लोग मेरे लिए अहम है जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और मुझे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। अपॉइंटमेंट पर मल्टीपल या सिंगल एंट्री क्या सेलेक्ट करें? अपॉइंटमेंट जब आप बुक कर रहे हैं तो एक चीज़ पॉइंट नोट कीजिएगा कि आज से कुछ 5-6 दिन पहले जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे, 23 को स्टार्ट हुआ है वीज़ा स्टैंपिंग, 23 से पहले 23 के बाद इन तारीख़ों में जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो क्या उनको पता था कि हमारा जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री स्टैंप होगा या मल्टीपल स्टैंप होगा, 90 डेज़ होगा या 365 डेज़ होगा? उनको क्या पता था? उन्होंने जब अपॉइंटमेंट बुक की थी तो किसी ने मल्टीपल सेलेक्ट किया या सिंगल एंट्री सेलेक्ट किया, किसी ने 365 डेज़ किया या 90 डेज़। उस वक्त जो ऑप्शंस मौजूद थे अपॉइंटमेंट वेबसाइट पे, उस वक्त के हिसाब से सब लोगों ने हवा में अपॉइंटमेंट बुक की है। नहीं पता था कि मेरा वीज़ा कितने अरसे का लगना है। इवन के मेरे पास वो भी स्लिप्स भी आई हैं जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया और एतमाद ऑफिस, ताशीर ऑफिस से उनको जो स्लिप दी गई उसमें 365 डेज़ लिखा हुआ था। यानी ताशीर ऑफिस ने आगे आपका वीज़ा सबमिट किया, एम्बेसी को भेजा, उन्होंने कहा ये 365 डेज़ का वीज़ा है, इसको मल्टीपल 365 डेज़ स्टैंप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन जो भी आपको अवेलेबल है वो वाला ऑप्शन आप यूज़ करें। अपॉइंटमेंट आप बुक कर लें, क्योंकि ये फ़ैसला सऊदी एम्बेसी ने करना है कि आपका वीज़ा सिंगल एंट्री स्टैंप होना है या मल्टीपल स्टैंप होना है, 365 डेज़ होना है या 90 डेज़ होना है या 30 डेज़ होना है, वो आपके वीज़ा पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ फ़िलहाल ध्यान ना दें, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता। और 100 नहीं 200% मैं आपको बता रहा हूँ कि ताशीर ऑफिस में बैठे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। मैं डायरेक्ट उनसे डिस्कस करता हूँ कि भाई ये क्या हुआ। हम तो अक्सर मजाक करते हैं एक दूसरे से कि यार ये क्या कर दिया, यार आज क्या कर दिया आपने, कल क्या कर दिया। यानी हमारी फैमिली की उसका कुछ और आया, दूसरे को कुछ और हुआ, तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं यार हमने नौकरी करनी है, हमें नहीं पता कुछ हो क्या हो रहा है, वो एम्बेसी कर रही है जो कर रही है। यानी इस तरह के मामलात हैं कि ताशीर ऑफिस वालों को 100% नहीं पता कि हमने वीज़ा ये सबमिट किया है, कितने अरसे का स्टैंप हो के आएगा। जब 23 जून को फैमिलीज़ अपना वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए ताशीर ऑफिस में गई तो उनको बाहर निकाल दिया गया कि भाई हम सबमिट ही नहीं कर सकते, हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें पता ही नहीं है। और फिर 11-12 बजे के बाद फिर लोगों को बुला रहे थे, आ जाओ वीज़ा स्टैंप कर। अगर ताशीर ऑफिस के पास इतनी अथॉरिटी होती तो 23 तारीख को वो वीज़े सबमिट करते डायरेक्ट सुबह, लोगों को वापस भेज दिया। फैमिली बेचारी इतनी ख्वार है, इतनी जलील हुई है, और फिर बाद में जाके लोगों को बुलाते फिर रहे थे कि भाई एम्बेसी की तरफ से मेल आ गई है तो आ जाए। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी और तनकीदी वीडियो थी और वो बनती भी थी ताशीर ऑफिस की गलतियों पर। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट कि आप मेन मुद्दा ये था कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल सेलेक्ट करें। तो भाई आप सिंगल एंट्री करें, मल्टीपल करें, स्टैंप एम्बेसी ने करना है अपनी मर्ज़ी से, आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वीज़ा कितना लगेगा वो मैंने बात आपको बता दी है, ये एम्बेसी ने फैसला करना है। लेकिन पिछले चंद दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में, यानी हफ्ता और इतवार से पहले वीज़े जो लास्ट स्टैंप हुए थे वो मल्टीपल स्टैंप हुए थे। बुध के दिन 2 फैमिलीज़ की वीज़े मेरे पास आए, माँ का वीज़ा सिंगल एंट्री और बच्चे का वीज़ा मल्टीपल 90 डेज़। और जुमेरात के दिन, जुम्मा के दिन जो मेरे पास वीज़े आए वो पूरी फैमिली के मल्टीपल 90 डेज़ के स्टैंप होके आए हैं। पर आइंदा भी ये एम्बेसी ने ही फैसला करना है कि स्टैंप कितना करना है, लेकिन हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जो रियलिटी होगी और जो डे बाय डे जो अपडेट्स आती रहेंगी। उसके बाद आ जाते हैं ताशीर ऑफिस की फ़ीस कितनी है। ताशीर ऑफिस की फ़ीस कंफर्म 100% नहीं होती। ताशीर ऑफिस की फ़ीस इंश्योरेंस की वजह से, एज की वजह से अप डाउन होती है थोड़ी बहुत। लेकिन मैं आपको आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर लॉन्च की फ़ीस, लॉन्च में आपने जाना है तो लॉन्च की फ़ीस आपकी 65,000 एक एडल्ट की, 65,000 रुपये तकरीबन। और अगर और इसी में आपके बच्चे भी लॉन्च में जाते हैं तो तकरीबन 50,000 रुपये उनके पर पासपोर्ट आएंगे। ये 100% जो क्लियर होगा तो आपको स्लिप निकल के मिलेगी, तो आपने वो फ़ीस जमा करवानी होती है। वैसे मेरे पास बहुत स्लिप्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो स्लिप्स में फ़ीस जो है वो मुख्तलिफ है हर एक की, तो हर एक का फ़र्क होता है। तो इसलिए मैंने आइडिया दे दिया है कि मिनिमम इतनी अमाउंट आपकी जेब में होनी चाहिए जब आप ताशीर ऑफिस जा रहे हैं। अगर आपकी अपॉइंटमेंट नॉर्मल है तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट में आपका जो एडल्ट हैं उनका 53,000 तकरीबन 53,000 और बच्चों का तकरीबन 40,000। यानी ये लॉन्च की जो फ़ीस होती है 12,000 रुपये, ये ज़्यादा होती है इसमें। बहरहाल ये फ़िक्स नहीं होती, अंदाज़न है। आप इतनी फ़ीस अपने साथ लेके ज़रूर जाएँ, मिनिमम इतनी लेके जाएँ, साथ में ज़्यादा 10-15,000 ले जाएँ तो वो बेहतर रहता है। उसके बाद सवाल आ जाता है कि अपॉइंटमेंट के बगैर जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बगैर आप ना जाएँ। ताशीर ऑफिस का जो रूल है वो ये है
कि अपॉइंटमेंट के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उनका एक और रूल भी है कि सुबह सुबह वो टोकन लॉन्च के जो लोग वहाँ पे आते हैं वो टोकन देते हैं, लेकिन वो टोकन होते हैं लिमिटेड, 30-50 टोकन वो होते हैं। वो टोकन अंदर खाते इधर उधर भी यूज़ हो सकते हैं, वो टोकन आपसे पहले जाने वाली फैमिली को भी मिल सकते हैं, किसी भी वजह से आपको वो टोकन नहीं मिल सकता। तो इस वजह से बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप रिस्क लें, हाँ आपको इमरजेंसी है, अर्जेंट है, आपके बच्चों की छुट्टियां जा रही हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका हल आपको दे देंगे। लेकिन टोकन के बगैर कोई बंदा ना जाए, अपॉइंटमेंट बुक करवा के जाए। दूर दराज से फैमिली सफ़र करके आती हैं और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपॉइंटमेंट के बगैर सफ़र ना करें, या फिर आपका कोई वहाँ पे सोर्स है या कोई भी ऐसा तरीका है तो उसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट टोकन के बगैर आप सफ़र ना करें। पहले ही अपॉइंटमेंट टोकन के बगैर ये सारी रिसीविंग हो रही थी, सबमिशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी रश बढ़ जाने की वजह से टोकन वालों को ही अलाउ किया जा रहा है, बगैर टोकन वालों को रोक दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट के हवाले से। डॉक्यूमेंट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि अगर आपने अपना वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए जाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके इकामा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, अबशर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक प्रिंट और वीज़ा कॉपी जो सऊदी अरबिया से आपको मुस्तनद वीज़ा, मुस्तनद ताशीरा मिला है वो वाली। ये 5 चीज़ें आपको स्पॉन्सर की तरफ से हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है फैमिली के पासपोर्ट हो गए, और बीवी के लिए आपका निकाह फार्म हो गया, बच्चों के लिए बे फार्म हो गया। अगर ID कार्ड बना हुआ है तो बे फार्म की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बे फार्म बनता है उसके लिए FRC चाहिए होती है। बीवी बच्चे के अलावा कोई भी दूसरा रिलेशन आपका है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई रिलेशन है तो उसके लिए FRC। और कराची में अगर आपने वीज़ा स्टैम्प करवाना है तो कराची वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए भी FRC ज़रूरी है। इसी तरह KPK पंजाब के अंदर अगर आपको वीज़ा स्टैम्प करवाना है तो FRC बीवी और बच्चे के लिए नहीं चाहिए, बाकी रिश्तेदारों के लिए चाहिए। और बच्चों को जिस तरह मैंने बताया कि ID कार्ड बना हुआ है तो एहतियातन FRC आप ज़रूर बना लें, अदरवाइज़ आपका काम चल जाता है। इसी तरह बात कर देते हैं इकामा वैलिडिटी पे कि आपका इकामा कितना वैलिड होना चाहिए जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है और जब आपका वीज़ा स्टैम्प होता है। अब वीज़ा क्योंकि मुझे किसी ने ये भी कहा है कि भाई 90 डेज़ आपका इकामा बाकी होने चाहिए, यानी 3 महीने होना चाहिए तब आपका वीज़ा निकलता है, तब आपका स्टैम्प होता है। 3 महीने तो सऊदी गवर्नमेंट इकामे बना रही है, आप तो कफ़ील कमियाँ 3 महीने से ज़्यादा बनाते ही नहीं है। तो भाई गारंटी के साथ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपका 1 महीना भी बाकी है ना इकामा, आप वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं, आपका वीज़ा स्टैम्प भी हो जाएगा। अब एप्लीकेशन जब आप सऊदी अरबिया में बनाते हैं और चैम्बर होता है तो उसमें एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि वीज़ा अप्रूवल लेट आ रही है। अब एक बंदे का इकामा ही 20 दिन बाकी है, 30 दिन बाकी है, चले 30 दिन लगा लेते हैं, और आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग चली गई 15 दिन पे, 15 दिन बाद जाके हो सकता है इस वजह से रिजेक्ट हो जाए कि अपना इकामा तजदीद करवाएं। तो इस वजह से क्योंकि अप्रूवल लेट आ रही है तो आपका इकामा थोड़ा सा ज़्यादा बाकी हो तो तब आप अप्लाई करें, और अगर अप्रूवल जल्दी आना शुरू हो जाती है तो फिर तो मसला ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह स्टैंपिंग के लिए लास्ट हमने जो वीज़ा स्टैम्प करवाया है उसमें बंदे का इकामा जो था वो 25 दिन बाकी था और उसका वीज़ा बगैर किसी हीलो वजह के स्टैम्प हो गया। कोशिश किया करें कि मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अब कंपनियाँ आपके इकामे बनाती ही नहीं है, कंपनियां लेट कर देती हैं, या आपको डर होता है कि यार बच्चों की छुट्टियां जा रही हैं, 25 दिन और इंतज़ार करूंगा फिर क्या होगा, फिर तो इकामा बनेगा, फिर वीज़ा, फिर तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई इतना इकामा आपका बाकी हो तो आपका वीज़ा निकल भी आता है, स्टैम्प भी हो जाता है। उसके बाद स्टैंपिंग के बाद ट्रैवलिंग का जो टाइम है इस हवाले से कि आपका जब वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, जो मल्टीपल एंट्री 1 साल का होता था, है नहीं था, वो वाला वीज़ा जब होता था तो आपका वीज़ा स्टैम्प होने के बाद 1 साल तक आप ट्रैवल कर सकते थे। आज भी लोगों के पास वो वीज़े पड़े हुए हैं जिन्होंने स्टैम्प करवाए थे, किसी भी मजबूरी के तहत सफ़र नहीं कर पाए थे, तो वो लोग आज भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका वीज़ा वैलिड है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास 1 साल का टाइम होता है। जिनके पास 365 डेज़ मल्टीपल एंट्री 1 साल वाला वीज़ा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि वीज़ा हमें 1 साल का ही चाहिए, भाई 1 साल का चाहिए तो किसी और मुल्क से कॉन्टैक्ट करें, सऊदी अरेबिया फ़िलहाल नहीं दे रहा है। और दूसरा जो अहम पॉइंट यहाँ पे था कि अभी जो वीज़े लग रहे हैं, जिनको 90 डेज़ वीज़े लग रहे हैं, तो आपने 30 दिन के अंदर ट्रैवल करना है। 30 दिन के अंदर अगर आप सऊदी अरेबिया का सफ़र नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा सिंगल एंट्री तो 100% कन्फर्म है कि वो
एक्सपायर हो जाएगा, आप फिर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अभी जो मल्टीपल लग रहा है हो सकता है इसके 90 डेज़ मिलें, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद हाँ, एक अहम पॉइंट यहाँ पे इसी वीज़ा के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के पास पुराने वीज़े लगे हुए हैं, स्टैंप हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया से, एक बार मूफा की वेबसाइट पे जाके आप अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर लें। क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया है। वो केस ये था कि बंदे का वीज़ा 1 साल का लगा हुआ था, एम्बेसी से स्टैंप हो के आया 1 साल का, और जब ट्रैवल करने लगे तो एयरपोर्ट गए तो उन्होंने कहा आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो परेशान हो गए, यार 1 साल का वीज़ा था और ये 10 दिन पहले की बात है, ये क्या हुआ। फिर जब वेबसाइट पे देखा, उन्होंने फिर मुझे भी डाटा सेंड किया कि भाई ये चेक करें हमारे साथ क्या हुआ। मैंने चेक किया तो वाकई ही वीज़ा उनका कैंसिल हो चुका है। यानी 1 साल का वीज़ा हुआ लगा हुआ, आप मान ही नहीं सकते यार, दिमाग इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता कि ये कैसे हो सकता है। वीज़ा एम्बेसी ने 1 साल का इशू कर दिया और उसके बाद जो वीज़ा पे मौजूदा डेट आ रही है, मसलन 26 को वीज़ा आपका इशू हुआ है और 27 को वो एक्सपायर हो गया है, और जो पेपर साथ आए हुए हैं एम्बेसी से उस पर 1 साल की डेट आ रही है। तो इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें, चाहे आपका सिंगल एंट्री है, चाहे मल्टीपल एंट्री है, चाहे साल का है, चाहे 3 महीने का, कोई भी वीज़ा है, नया है, पुराना है, तो आप ट्रैवलिंग से पहले एहतियातन अपना वीज़ा मूफा की वेबसाइट पे चेक कर लिया करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये क्या आप कह रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ नहीं बोल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि आप इसको समझें कौन सा तीर मारना है। मूफा की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर लें, तसल्ली कर लें। और ये केस मेरे पास आ चुका है, ये सेम केस और पाकिस्तानी फैमिली के साथ हो चुका है, तो इसलिए मोहतात रहना। नुकसान आपका है, किसी का होगा, तो मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एग्जिट री एंट्री, जॉर्डन और बहरीन ये 2 बंद हैं। जॉर्डन जो 7 दिन के लिए बंद था वो दोबारा ओपन कर दिया गया है, और मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे ये एक पोस्ट भी लगा दी थी बाद में, क्योंकि आई थिंक कि लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जॉर्डन बंद है। तो जॉर्डन जो है वो ओपन हो चुका है, और जॉर्डन में भी आप जाके एग्जिट री एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद आ गए जी एक्सटेंड का तरीका क्या है। जब सऊदी अरेबिया में फैमिली होगी, ये 90 दिन का वीज़ा, चाहे मल्टीपल मिलता है चाहे सिंगल एंट्री मिलता है, तो एक्सटेंशन का तरीका क्या होगा। एक्सटेंशन का तरीका अभी आपको कोई भी नहीं बता सकता। एक्सटेंशन का तरीका तब पता चलेगा जब फैमिली सऊदी अरेबिया में पहुंचेंगी, 1 महीना गुजारेंगी, उसके बाद जाके पता चलेगा कि एक्सटेंड कैसे होगा। अब जिन लोगों को वीज़े तो इशू हुए हैं सिंगल एंट्री, तो उनका तो 100% कन्फर्म है कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर रह के एक्सटेंड करेंगे। बाहर तो वो जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिंगल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को मिला है 90 डेज़ मल्टीपल एंट्री, तो इनका वक्त के हिसाब से उस वक्त देखना पड़ेगा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि 90 डेज़ से ज़्यादा भी एक्सटेंशन मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पता चलेगी। 90 डेज़ होंगे तो उस वक्त पता चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे कवानीन ऐसे होते हैं। मैं कवानीन के बारे में अगर बात करना शुरू कर दूँ तो कवानीन में आप मैं क्या कहूँ, हिल जाएंगे कहीं पे। मसलन मैं ताशीर ऑफिस का जिक्र कर देता हूँ। ताशीर ऑफिस वाले आपसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। आप कहते हैं यार ये मेडिकल मैं कहाँ से करवा के लाऊँ। और एक और डॉक्यूमेंट आज मैं कोई देख रहा था, किसी ने मुझे सेंड किया है, वो स्पॉन्सर की तरफ से पता नहीं कोई डाटा, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा उन्होंने को मांगा हुआ था। तो भाई वो चीज़ें लिखी पढ़ी जो है लिखी होती हैं किताबों वाली, वो साइड पे रखा करें, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दिया करें। और मैंने आपको सोर्सेज अपने बता दिए कि सबसे बड़ा सोर्स आप खुद हैं मेरा, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी बंदे के पास भी कोई न्यूज़ आए तो उसे अपने तौर पे हर मुमकिन तरीके से कंफर्म करूँ और फिर आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर कर दूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी ऐसे अफराद जो आउटसाइड सऊदी अरेबिया हैं, क्या उनका वीज़ा निकल जाता है कि नहीं निकलता। पहले निकलते थे, अभी नहीं निकलता। तो अगर आप इकामा होल्डर हैं, आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फैमिली के लिए, विज़िट वीज़ा, तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि एक इंडियन जो फैमिली थी, उनका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ क्योंकि स्पॉन्सर इंडिया के अंदर मौजूद था। जो इकामा होल्डर है, उन्होंने कहा कि आपका इकामा होल्डर जो है वो इंडिया के अंदर है, इस वजह से आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हो सकता। तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई नहीं, मेरा भी वीज़ा सबमिट हुआ है
मेरा भी वीज़ा लग गया है, मेरा भी वीज़ा लग गया है। इंडिया से ही मेरे पास 2 कंफर्म केसेस आए हैं कि भाई कोई मसला नहीं हो, हमारा वीज़ा स्टैंप हो गया है। तो हो सकता है कि उस बंदे का, क्योंकि मैंने उसमें जिक्र भी किया था कि एक इंडियन की बात हुई है, एक इंडियन केस ऐसे सामने आया, तो उसके बाद मुझे कंफर्म हो चुका है कि आपका वीज़ा, अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है और आप ख़ुद पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं, तो आप फैमिली के साथ वीज़ा जाके स्टैंप करवा सकते हैं। इसकी तस्हीह कर लीजिएगा। मुझे याद नहीं है वीडियोज़ में कहाँ कहाँ जिक्र होता है, कौन ढूंढता रहे इनको। बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ बता दी और स्टार्ट में मैंने यही बात की थी। अपडेट रहने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी नई चीज़ आती है उसको फॉलो किया करें। पिछली चीज़ें जो होती हैं वो साथ साथ इन्फॉर्मेशन और जो भी होता है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साए ख़ास आमिल मंजरी का गुरफ़त जारिया कैसे होगा? हमारे कफ़ील का तो गुरफ़त जारिया ही नहीं है। तो साए ख़ास आमिल मंजरी का जो गुरफ़त जारिया है, अगर आपका कफ़ील आपके साथ कोऑपरेट करता है तो सबसे आसान गुरफ़त जारिया तो साए ख़ास आमिल मंजली का है, क्योंकि उनको तो गुरफ़त जारिया रजिस्टर्ड ही नहीं करवाना पड़ता, उन्हें तो कोई अकाउंट ही नहीं बनाना पड़ता, उनका कोई तो इश्तराक ही नहीं होता। तो वो क्या होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वेबसाइट पे, एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, तलब बनाते हैं, बना के आप अपने कफ़ील कंपनी को सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको बोलें कि कंपनी छोड़ दें, कंपनी काट दें। यहाँ पे कफ़ील की बात कर रहा हूँ, घरेलू मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ। कफ़ील को बताएं कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया। आपका कफ़ील जाएगा अपने निफाज ऐप पे, निफाज पे जाके वो जहाँ पे उसके वर्कर शो होते हैं, मसलन उसके पास वर्कर हैं 5, नदीम, शाहिद, इकराम, अताउल्ला, न्याज, कुछ भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नदीम ने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया, तो वो जाके नदीम पे क्लिक करेगा, अपने वर्कर पे क्लिक करेगा, उसके सामने डिटेल आ जाएगी कि इसकी ये तलब पड़ी हुई है। उसके सामने लिखा हुआ होता है तहकीक, तलब, तस्दीक, इस तरह लिखा होता है। सिर्फ उसने क्लिक करना है तो आपका काम हो गया, बस इतना ही होता है। लेकिन फिर भी कफ़ील तावन नहीं करता, तो हम इसके लिए हाजिर हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी वीज़ा एक्टिवेशन के हवाले से। वीज़ा एक्टिवेशन जो है वो फैमिली विज़िट वीज़ा वो एक्टिवेट होगा तवासल से। जो अब तक की न्यूज़ है, प्रैक्टिकल अभी तक मैं भी इसको चेक नहीं कर पाया, इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। अगर आपकी फ़ैमिली का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, सऊदी अरेबिया में आपकी फ़ैमिली है, तो आप तवासल से उसको एक्टिव करवा सकते हैं। क्या है कि आपने फ़ाइन पे करना है, एहतियातन इंश्योरेंस कर लीजिएगा। इंश्योरेंस का जिक्र तो नहीं है, लेकिन एहतियातन इंश्योरेंस कर लीजिएगा। 30-35 रियाल की इंश्योरेंस होती है। फ़ाइन पे करना है, फ़ाइन पे करने के बाद तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। इंशाल्लाह आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम जो ख़बरों के मुताबिक है वो 30 दिन मिलेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर आपको 5-7 दिन भी मिल जाते हैं तो गनीमत है कि आपका वीज़ा एक्टिव हो जाए और आप अपनी फैमिली को वापस भेज दें, लीगल तरीके से उनको भेज दें। और बाकी जो वीज़े हैं, बाकी जो बिज़नेस हो गया, पर्सनल हो गया, टूरिस्ट हो गया, ये ऐसे वीज़े होते हैं जो अक्सर एजेंट से लिए होते हैं। अब डायरेक्ट अगर आपने कफ़ील से लिया हुआ है तो वो तो आपसे कोऑपरेट करेगा, लेकिन अगर आपने वीज़ा किसी कफ़ील से लिया हुआ है, आज़ाद किसी एजेंट से लिया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि आपको पता ही नहीं है कि आपने वीज़ा किस से लिया था। तो आप कैसे अबशर से रिक्वेस्ट सेंड करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। तो उसका हल हमारे पास है, बग़ैर कफ़ील के उसकी एक्टिवेशन हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अखराजात होते हैं, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। वो भी हो जाएगा, लेकिन फ़ैमिली वाले जो हैं वो इंशाल्लाह इंतज़ार करें। मैं बहुत जल्द इस पर प्रैक्टिकली एक वीडियो शेयर करूँगा कि किस तरह आप कम अखराजात के अंदर आप अपना मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइन तो आपको पे करना ही करना है। 19 नंबर पे जो सवाल आ गया है वो है हरूब कैंसलेशन के हवाले से। सऊदी गवर्नमेंट ये अब हर मुमकिन तरीके से चाह रही है कि जो इल्लीगल लोग हैं, ओवर स्टे लोग हैं, वो सऊदी अरेबिया छोड़ के चले जाएं। पहले इकामा वालों को टाइम मिला था, मुसस्सा कंपनी वालों को पहले के टाइम दिया गया था, उनका टाइम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद टाइम दे दिया इनको साए ख़ास आमिल मंजिली वालों को, उनका टाइम अभी चल रहा है। अभी फिर ख़बर आ रही है कि ये मुसस्सा कंपनी वाले हैं और स्पेशली जिनके ऑटो हरूब लग गए थे, उनके लिए कोई टाइम मिलने वाला है। वो आज मिल जाए, कल मिल जाए, हफ्ते में मिल जाए, 10 दिन में। तो उम्मीद बहुत की जा रही है कि उनको एक दफ़ा फिर टाइम मिलेगा ताकि वो अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। फैमिलीज़ को ऑलरेडी टाइम मिला था, वो पिछले ख़मीस को टाइम ख़त्म हुआ है, जिनकी एक्टिवेशन हो रही थी। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ एक्टिवेशन करवा के वापस जा चुकी हैं। विज़िट वाले, उम्रा वाले, पर्सनल वाले, टूरिस्ट वाले जा चुके हैं। अभी भी क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा मौजूद है, एंट्री का डाटा तो उनके पास है ना, सऊदी अरेबिया में कौन कौन से नेशनलिटी के कितने लोग फैमिली विज़िट पे हैं, कितने पर्सनल पे हैं, टूरिस्ट पे हैं, बिज़नेस पे हैं, इकामा होल्डर हैं, अभी उनके इकामे एक्सपायर हैं या वैलिड हैं, ओवर स्टे हैं, उम्रा वाले हैं। तो डाटा तो उनके पास है। उनको पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग वापस नहीं गए। अभी उन्होंने एक स्पेशल ऑफ़र दे दिया और ये बहुत अच्छी ऑफ़र है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं। बहरहाल कैंसल हरूब के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई न्यूज़ जो है वो मुतवक्के है।
इंतज़ार करें। उसके बाद आ जाते हैं जी, मेरे वीज़ा के अंदर 15 दिन बाकी हैं कि मैं वापस सऊदी अरबिया में इंटर हो सकता हूँ। जिन लोगों के पुराने फैमिली विजिट वीज़ा लगे हुए हैं साल वाले, तो भाई आपके वीज़े के अंदर मैं एक बात बताऊँ, पिछले दिनों एक फैमिली थी, उनके वीज़े के अंदर 1 दिन बाकी था, 1 दिन, तो उन्होंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से सऊदी अरब का। अच्छा, ट्रैवलिंग भी हो गई, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा, सऊदी अरबिया में किसी ने पूछा, सऊदी में एंट्री के बाद अबशर में 90 डेज़ मिल गया उनको। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैंने कहा भाई आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आखिरी दिन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप रिस्क ना लिया करें इस तरह के, कोशिश किया करें कि 8-10 दिन पहले कम से कम ट्रैवल करें। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 1 दिन भी है ना, तो आप फिर उस पर भी रिस्क ले सकते हैं, लेना चाहिए, ज़ाया ना हो आपका वीज़ा। अभी वीज़े के हालात क्या हो चुके हैं, मिलने ही मुश्किल हो चुके हैं, कितने मसाइल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कभी भी सिचुएशन हो तो एहतियातन आपको ऐसी टिकट लेनी चाहिए जो रिफ़ंडेबल हो, जो चेंजेबल हो। अल्लाह ना करे कि अगर ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, कोई ऐसा मसला बनता है, तो ताकि आपकी कम से कम टिकट जो है वो रिफ़ंड हो जाए, उसमें आपको कुछ ना कुछ पेमेंट वापस आ जाए। बहरहाल आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका 1 साल वाला वीज़ा अभी भी वैलिड है, उसका जो पेपर आपको ताशीर ऑफिस से मिला था उसमें डेट बाकी है, तो आप इंटर हो सकते हैं। इसी तरह वो फैमिलीज़ जो सऊदी अरबिया से बाहर हैं, उनके जो स्पॉन्सर हैं, जो इकामा होल्डर है, वो परेशान होता है कि मेरी फैमिली तो पाकिस्तान चली गई, इंडिया चली गई, अभी अब मेरे अबशर में डाटा शो नहीं हो रहा। तो भाई जब आपकी फैमिली सऊदी अरबिया के अंदर होती है, आपके अबशर में डाटा शो होता है, जो है वो सऊदी अरबिया से बाहर जाती है, डाटा शो नहीं होता, उसकी वजह से परेशान ना हुआ करें, कोई मसला नहीं हो। ऐसे तमाम अफराद जिनकी फैमिली सऊदी अरबिया में विज़िट वीज़ा पे मौजूद है, अगर वो नकल कफ़ाला करना चाहते हैं तो वो नकल कफ़ाला कर सकते हैं, उनको अलाउ है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपका वीज़ा पुराने कफ़ील के पास जब आप थे उस वक्त निकला है, अभी आप नए कफ़ील के पास चले गए हैं, तो पुराने वीज़े को स्टैम्प करवाने की कोशिश नहीं करनी। ये एक बड़ी मिस्टेक होगी और ये गले पड़ सकती है, और इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। इसी तरह आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में इस वक्त नहीं है, सऊदी अरेबिया से बाहर है, बाद में आपका नकल कफ़ाला हो गया दूसरी तरफ, तो कोशिश करें कि जो मौजूदा वीज़ा है आपकी फ़ैमिली का, इसको इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ पे चलें मैं आपको वाक़या ही बता देता हूँ। एक भाई साहब जिसने वीज़ा निकाला पुराने कफ़ील के नाम पे, और फिर उसने क्या किया, खरूज लगवाया, खरूज लगवा के वो पाकिस्तान पहुँचा, नया वीज़ा लिया और सऊदी अरेबिया पहुँचा, तो उसने क्या किया कि पुराना डाटा दे के उसने पाकिस्तान से वीज़ा स्टैम्प करवा लिया, फैमिली का पुराना वीज़ा स्टैम्प हो गया। जब वही फैमिली पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान से उसको एंट्री मिल गई, सऊदी अरेबिया में पहुँची, तो उन्होंने कहा ये क्या है, और उसी वक्त उस फैमिली को डिपोर्ट कर दिया गया। पैसे का ज़िया अलहदा, परेशानी अलहदा, और जब डिपोर्ट हुए हैं तो ज़ाहिर है 100% कन्फर्म है कि उस पर पाबंदी लग जाती है। जो भी बंदा डिपोर्ट होता है, किसी भी वजह से डिपोर्ट होता है, उस पर पाबंदी कुछ ना कुछ ज़रूर लगती है, कुछ भी ना लगे तो 3 साल पाबंदी तो उस पर लग जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अप्लाई करते हुए मैंने वीज़ा पे नाम गलत कर दिया नाम आगे पीछे कर दिया, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। वीज़ा के अंदर ना स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना आपके नाम गलत होने चाहिए, ना पासपोर्ट की कोई गुंजाइश है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है अप्लाई करते हुए, आप दोबारा नई एप्लीकेशन बना लें, फिर गलती हुई है फिर नई एप्लीकेशन बना दें, कोई मसला नहीं है, जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन बना दें। इसी तरह वीज़ा अप्रूवल के बाद सऊदी अरेबिया से आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, उसके बाद आप जाते, आपको पता चला कि यार ये मिस्टेक हो गई है, तो पहले वाले वीज़े को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, नया वीज़ा अप्लाई करें, नया वीज़ा अप्लाई करें, सही डाटा एंटर करें, और उसके बाद आप अपना वीज़ा लगवाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके मुल्क के अंदर जाके वबाल जान बनती हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, आप लिख दें उस पर पासपोर्ट नंबर ABC 1 2 3 4, 100% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उन्होंने कौन सा आपके पासपोर्ट का डाटा चेक करना है, वो नहीं चेक करते सऊदी अरेबिया के अंदर आपका डाटा चेक होता है वीज़ा अप्रूवल के बाद पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में, वहाँ पे ताशीर ऑफिस वाले चेक करते हैं। तो इसलिए गलती जो है वो आप ये ना समझें कि सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, मुफा से अप्रूवल आ गई है तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। ताशीर ऑफिस वाले उस वीज़ा को रिजेक्ट कर देंगे, और ताशीर ऑफिस वाले रिजेक्ट करेंगे, आगे सऊदी एम्बेसी भी उसको रिजेक्ट करेगी। पहली तो बात है कि ताशीर वालों ने आगे भेजना ही नहीं है, अगर बाई मिस्टेक आगे भेज भी देते हैं तो भाई आगे जाके वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई हम पैसे देने को तैयार हैं, हमें 1 साल का वीज़ा लगवा दें। भाई प्लीज़, फैमिली विज़िट वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई बंदा नहीं लगा सकता 1 साल का, जब तक कि सऊदी एम्बेसी की अपनी मर्ज़ी नहीं होगी।
सऊदी एम्बेसी की अपनी मर्ज़ी पहले थी, उन्होंने सिंगल एंट्री स्टैंप की है। सऊदी एम्बेसी की मर्ज़ी थी, उन्होंने माँ का वीज़ा 3 महीने का लगा दिया सिंगल एंट्री, और बेटे का वीज़ा, बच्चे का वीज़ा 3 महीने का मल्टीपल लगा दिया। वो मर्ज़ी है भाई उनकी। इसी तरह अभी उन्होंने पिछले 2 दिनों में वीज़ा स्टैंप किए, वो मल्टीपल स्टैंप करके भेज दिए। आगे पता क्या होता है, 90 दिन के स्टैंप किए, आगे क्या पता 365 डेज़ के करना शुरू कर दें, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, कोई बंदा कुछ नहीं। हाँ, जो काम हो रहा है उसमें हम आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज के ये बहुत ही अहम फैमिली विज़िट वीज़ा के रिलेटेड सवालात थे जो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखा करें। वीडियो में हर एक चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा रिप्लाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर मेरे भाई दोस्त नाराज़ होते हैं कि भाई आप रिप्लाई लेट देते हैं, रिप्लाई देते नहीं हैं। तो भाई रिपीटेड सवालात को मैं बार बार रिप्लाई नहीं कर सकता। और इसी तरह जो सवालात वीडियोज़ के अंदर क्लियर हैं आप उन्हें देखें, और इतने ज़्यादा जब सवालात होते हैं, मैसेजेस होते हैं, तो उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।